Hello, students. I hope you all are good. Okay, students, today we are going to read History Class 6, Chapter 2nd on the Trail of the Earliest People. Alright, students, and it's a video second, students, video second of second chapter, Class 6 History. And today we have to start from here. How do we know about these people? It's page number 12. Okay, students, so let's start. How do we know about these people? Alright, how means कैसे. Alright, कैसे हम जानते हैं about these people, इन लोगों के बारे में. किन लोगों के बारे में? आरंभिक मानव के बारे में. Okay, here we are talking about earliest people. Alright, so students, how do we know about these people? तो किन कारणों से, किन स्रोतों से, किन संसाधनों से हमें आरंभिक मानव के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं. All right, so let's read. Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. Okay, तो archaeologist means पुरातत्ववेद या पुरातत्व शास्त्री, वे व्यक्ति जो पुरातत्व चीज़ों से इतिहास की जानकारियों को जुटाते हैं, इतिहास की जानकारी हम तक पहुंचाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? पुरातत्ववेद. तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली. They found some of the things hunter-gatherers made एंड यूज्ड. कुछ उनको ऐसी चीज़ें मिली जिनका निर्माण और उपयोग हंटर गैदरर मीन्स आखेटक खाद्य संग्राहक. हंटर गैदरर मीन्स आखेटक खाद्य संग्राहक मीन्स जो आखेट कर शिकार कर जंगली जानवरों को मारकर अपने भोजन की व्यवस्था करते थे. आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे. ओके, जिनका इस्तेमाल वे लोग करते थे, तो उनको पुरातत्वविदों को उन चीज़ों को की प्राप्ति हुई. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट इज़ लाइकली दैट. अब वे चीज़ें कैसी लगती थी जो पुरातत्वविदों को वस्तुएं मिली, वो कैसी दिखती थी? यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए, उन लोगों ने, अर्लीस्ट पीपल्स ने अपने काम के लिए पत्थरों, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के टूल्स बनाए, औजार बनाए. ओके, and which tools have survived best means कि जिनसे बहुत अच्छा काम किया जाता था. वे औजार लकड़ी के भी हो सकते थे, हड्डियों के भी और पत्थरों के भी, और उनमें से कई पत्थरों के औजार आज भी सर्वाइव्ड हैं, आज भी बचे हुए हैं. ओके, एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, हियर इज द पिक्चर ऑफ स्टोन टूल्स. ओके, एंड इट्स these stone tools are categorized as category 1A, B, C, D and E. And A is these are the example of the earliest stone tools. Okay, जो सबसे ज़्यादा आरंभिक मानव ने जिन पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया था, वे औजार ऐसे दिखते थे स्टूडेंट. एंड स्टूडेंट्स, ये ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि जनरली आज हम पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े या बड़े पत्थरों को हम देखते हैं, तो वो इन सीधे पत्थरों को उठाकर ही इनसे टूल्स का काम किया करते थे. ओके, तो इनमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था या ये कोई खास अच्छे औजार नहीं दिख रहे हैं, ये सामान्य पत्थर की तरह दिख रहे हैं. तो ये किसके टूल्स थे? अर्लीस्ट स्टोन टूल. सबसे आरंभिक मानव इन पत्थरों का इस्तेमाल करता था अपने औजारों के रूप में. And after that, student, here is the picture of B category of stone tools. Okay, and these stone tools were made several thousand years later. Okay, और जो ये औजार दिखाए गए हैं, ये कई हजारों वर्षों पहले के बनाए गए थे. इनके कई हजार वर्ष के बाद इनका निर्माण हुआ. तो स्टूडेंट्स, यू कैन कंपेयर विथ A कैटेगरी स्टोन टूल्स. देखिए, ये थोड़े से शार्प हैं, ये थोड़े से अच्छे बनाए गए हैं. ओके, देन आफ्टर C कैटेगरी, एंड दीज वर मेड लेटर स्टिल, और ये इनके बाद बनाए गए. तो देखिए, ये कंपैरिजन देन इससे स्मॉल है और इजी कैरिंग है, आसानी से इनको पकड़ा जा सकता है. उसके बाद स्टूडेंट D कैटेगरी, दीज वर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो. ओके, अब ये जो स्टोन टूल्स थे, ये 10,000 वर्ष पहले बनाए गए थे. ऑलराइट,
एंड ई देखिए इट्स दीज वर मेड अबाउट 10,000, दीज आर नेचुरल पेबल्स, ठीक है। अब हम ये तो हैं दीज वर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, और जो ये ई कैटेगरी के स्टोन टूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये नेचुरल हैं, मीन्स कि ये प्राकृतिक रूप से पेबल्स कंकड़ पत्थर के बने हुए हैं। ये प्राकृतिक रूप से हम नदी के किनारे पर, नदियों में ऐसे स्टोन्स दिखाई देते हैं। इनका यूज़ आजकल भी हम लोग करते हैं किसी विशेष काम से, जैसे आपने सुना होगा इट्स ग्राइंड करने के लिए सिल बट्टा में इसी टाइप के टूल्स का यूज़ होता है, ठीक है। पीसने के लिए हम इस टाइप के टूल्स का यूज करते हैं। ऑलराइट, so students, come to this point. Some uses of stone tools are given below. अब कुछ प्रकार के stone tools नीचे दिए गए हैं. Make a list of what these tools were used for and try and decide which of these tasks could be performed using a natural pebbles. Give reason for your answer. Okay students, अब अगर हम देखें कि जो ये stone tools यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी हमें एक लिस्ट बनानी है. These tools were used for and try, और हमें कोशिश करना है इन टूल्स को कि हम इन टूल से किन टास्क को कर सकते हैं, किन कामों को कर सकते हैं, और जो हमें यहाँ पे ई कैटेगरी में नेचुरल पेबल्स दिए गए हैं, क्या इनका यूज़ भी हम करते हैं? मैंने जैसे बताया कि यस, हम इनका यूज़ करते हैं. सो गिव रीज़न फॉर योर आंसर कि आप कहाँ पर इनका टूल्स करते हैं और क्या कारण है. इसका एक फ्रेश एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर हम आज की डेट में इन नेचुरल पेबल्स का यूज़ देखें तो सिल बट्टे में इसका यूज़ होता है पीसने के लिए, जिसे हम बोलते हैं पीसने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. मसालों को पीसने के लिए या फिर कोई भी हार्ड चीज़ को पीसने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. ओके, Some of these stone tools were used to cut meat and bone. अब जो ये stone tools यहाँ पे earliest people के द्वारा इस्तेमाल किए गए या उसके बाद मध्यकाल के मानव के द्वारा यूज किए गए थे, तो इनका यूज़ कहाँ पर होता था? मीट, मांस को कट करने के लिए या हड्डियों को कट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था. मीन्स कि इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों, मांस काटने आदि के लिए किया जाता था. जैसे स्क्रैप बार्क मीन्स पेड़ों की छाल, स्क्रैप बार्क मीन्स पेड़ों की छाल निकालने के लिए, एंड हाइट्स एनिमल्स स्किन. ओके, और एनिमल स्किन जानवरों की खाल को उतारने के लिए, हाइट करने के लिए. चॉप फ्रूट एंड फ्रूट्स जड़ों को और फलों को चॉप करने के लिए यानी काटने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था. ओके, some way have been attached to handles of bone or wood. अब इनमें से कुछ का इस्तेमाल तो क्या किया जाता था? जो हैंडल बनाए जाते थे, ठीक है, जैसे भाले या बाण जैसे हथियारों में कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर, मीन्स कि जब आपने देखा होगा दराती होती है, भाला होता है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो टूल्स होते हैं या जो वेपन्स होते हैं उसका जो हत्था होता है उसको मुट्ठा बोलते हैं या हत्था बोलते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता था. यानी कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के हैंडल लगाकर, हत्थे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे. स्पेयर्स और एरो बनाए जाते थे जो कि किसके लिए इस्तेमाल होते थे? हंटिंग के लिए, शिकार के लिए इस्तेमाल होते थे. ओके, अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड विच वॉज यूज्ड एज फायरवुड. ओके, तो अन्य औजारों का इस्तेमाल, अदर जो टूल्स था उनका इस्तेमाल लकड़ियां काटने के लिए किया जाता था. और लकड़ियों का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता था? फायरवुड में किया जाता था. यानी जो लकड़ी ईंधन के लिए इस्तेमाल की जाती थी, फायरवुड मीन्स ईंधन की लकड़ी के लिए इसका इस्तेमाल होता था, वे लकड़ियाँ इनसे काटी जाती थी. एंड वुड वॉज ऑल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स. और लकड़ी का इस्तेमाल और कहाँ पर होता था? झोपड़ी बनाने के लिए. और हथियार, जैसे हथियार का जो हम हत्था बताते हैं लकड़ी का बना रहता है मोस्टली. आज भी हमारे कई हथियार ऐसे होते हैं या कई ऐसे औजार हम कह सकते हैं, जैसे दराती है, चाकू है, बड़ी कुल्हाड़ी है, तो उसमें आज भी लकड़ियों का इस्तेमाल उसके हत्थे के लिए किया जाता है. ओके, so student, here is two pictures given. Stone tools may also have been used for. Okay, अब देखिए यहाँ पर हम ये stone tools हैं, two types of stone tools here, 1 and 2. So here we will read about stone tools may also have been used. इन stone tools का इस्तेमाल left digging the ground to collect edible roots. तो जो left side का है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता था? digging करने के लिए यानी खोदने के लिए. कहाँ पर? इंसान
इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। एंड राइट साइड स्टूडेंट्स, राइट साइड का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता था? स्टिचिंग क्लॉथ से। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो ज़्यादा शार्प स्टोन टूल्स था इसका इस्तेमाल कपड़ों को सिलने के लिए, यानी स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। ओके, इसका इस्तेमाल जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। उस समय ऐसे कपड़े बनाए जाते थे जो कि जानवर की खाल के बने होते थे। ठीक है, आरंभिक मानो तो उसको सिलने के लिए इतने नुकीले पत्थर के औजार का इस्तेमाल होता था। ऑल राइट, सो टर्न दिस पेज. Now we have to read next point, choosing a place to live in. Okay, choosing means चुनना, a place स्थान को, to live in रहने के लिए। So रहने की जगह को चुनना या उसका निर्धारित करना। Okay, so look at map 2. Okay, आपको map 2 देखना है, which is given in your book students here. Okay, so you will see this map 2 and all the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. Okay, so all the places, यहाँ पर देखिए जो भी स्थान दिए गए हैं जिनका स्पेशली रेड ट्राइंगल है, यू कैन सी हेयर रेड ट्राइंगल हेयर एंड हेयर। देखिए यहाँ पर कितने सारे रेड ट्राइंगल है। यहाँ पर मैं बताती हूँ, यहाँ पर है हुसगी और यहाँ पर है कुरनूल गुफाएं। एंड हेयर देखो भीमबेटका। ओके, यहाँ पर भी रेड ट्राइंगल में भीमबेटका है। तो जो स्थान रेड ट्राइंगल से बने हुए हैं उन स्थानों को हम देखेंगे तो ये ऐसे साइट्स हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविद ने ढूंढे थे, जहाँ पर हंटर गैदरर्स के यानी आखेटक संग्राहक, खाद्य आखेटक संग्राहक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ओके, तो हम देखेंगे लाल त्रिकोण वाले, लाल ट्रायंगल वाले स्थान वे पुरास्थल हैं। ओके, वे आर्कियोलॉजिस्ट साइट हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का एविडेंस मिला, प्रमाण मिला। ओके, हंटर गैदरर्स, खाद्य आखेटक संग्राहक, लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, वे बहुत स्थानों में रहते थे, इनके अलावा भी वे अन्य स्थानों में रहते थे। ओनली सम आर सोन ऑन द मैप, यहाँ पर केवल कुछ ही जो यहाँ पर रेड ट्रायंगल में है, हुंगस्की, गुरनौल और भीमबेटका, केवल यहाँ पर वे दिए गए हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, कई साइट्स जहाँ पर खाद्य आखेटक संग्राहक रहते थे वे ज़्यादातर पानी के स्रोतों के निकट थे। ओके, सच एज, जैसे वे पानी के स्रोत क्या थे? सच एज रिवर एंड लेक्स, जैसे कि नदियां और झीलें। ओके, तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स कि मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल तो जहां पर खाद्य आखेटक संग्राहक के प्रमाण मिले वे नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। ओके, नाउ नेक्स्ट, as stone tools were important, people tried to find places where good qualities stone was easily available. Okay students, so as stone tools were important, जैसे कि उनके लिए पत्थरों के जो उपकरण थे, जो औजार थे, वे बहुत महत्वपूर्ण थे। and people try to find places where good quality stone was easily available. Okay, और लोगों ने कई ऐसी जगहों को ढूंढा, कई ऐसी जगहों को ढूंढने का प्रयास किया जहां पर उनको और भी अच्छे पत्थर मिल सकें, गुड क्वालिटी के स्टोन जहां पर उनको मिल सकें। प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट। ओके, तो ऐसे स्थान स्टूडेंट्स जहां पर, ओके, जिन स्थानों पर बहुत अच्छे पत्थर मिलते थे, जहां पर लोगों ने उन पत्थरों के औजार बनाए, वे फैक्ट्री साइट्स कहलाते थे। ओके, उनको क्या कहा जाता था? फैक्ट्री साइट कहा जाता था। हाउ डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं वेयर दीज फैक्ट्रीज वर, कि ये फैक्ट्रीज या ये कारखाने कहाँ पर थे, हमें कैसे पता चला? ओके, usually we find blocks of stones, tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. Okay, sometimes
People lived here for longer spells of time. These sites are called habitation cum factory sites. ओके स्टूडेंट्स, तो हम कैसे जान सकते हैं कि ये स्थान कहाँ पर थे, फैक्ट्री साइट्स कहाँ पर थे? तो यूजुअली सामान्यतया स्टूडेंट्स हमें जहाँ पर पत्थरों के ब्लॉक्स औजार मिले जो कि दैट वर मेड, जो कि बनाए गए थे एंड परहैप्स डिस्कार्डेड, और शायद बाद में वे नष्ट भी हो गए, डिस्कार्ड हो गए, बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट, क्योंकि वे अच्छे नहीं थे, एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड, और केवल वहाँ पर वे पत्थर बच गए जो उन बेकार पत्थरों के चिप्स थे उन साइट्स पर, ठीक है, बेकार पत्थरों के टुकड़े ही वहां पर बच गए जो कि उनके द्वारा फेंके गए थे। और समटाइम्स कभी कभी पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम, और कभी कभी लोग कुछ लंबे समय के लिए यहाँ पर रहे। दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ठीक है। तो ये स्थान क्या कहलाते हैं? ये स्थान कहलाते हैं कि जहाँ पर हैबिटेशन उनका निवास भी था और कम फैक्ट्री साइट्स, और वहाँ पर उनकी फैक्ट्री साइट्स भी मिली जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पत्थरों के औजारों के उपकरण प्राप्त हुए, औजारों के प्रमाण प्राप्त हुए। तो इसको हम क्या कहेंगे? आवास प्लस कारखाना या फैक्ट्री साइट्स कहलाते हैं। ओके, सो इफ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन, विच ऑफ द टर्म्स वुड यू चूज? ओके स्टूडेंट्स, हियर इज अ क्वेश्चन। ओके, अगर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो आप कौन सी लैंग्वेज पर, इन दी गई लैंग्वेज पर, इन दिए गए वर्ड्स पर कौन सी भाषा का आप चयन करेंगे? हैबिटेशन निवास स्थान, फैक्ट्री कारखाने, हैबिटेशन कम फैक्ट्री निवास स्थान जहां पर वे कार्य करते हैं, कारखाने होते हैं, या फिर एनी अदर। ओके, सो इट्स डिपेंड ऑन यू स्टूडेंट्स व्हाट यू वांट टू डिस्क्राइब द प्लेस वेयर you live in. All right students, now here Bhimbetka इन प्रेजेंट, ओके, इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। ओके, तो भीमबेटका जो कि अभी वर्तमान में एमपी में है स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश में है। सो सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स, तो ऐसी साइट्स क्या कहलाती हैं? हैबिटेशन साइट यानी पुरास्थल की गुफाएं, आवास स्थान की गुफाएं कहलाती हैं। आर प्लेस वेयर पीपल लिव्ड, उस समय जहाँ लोग रहते थे। दीज इंक्लूड्स केव एंड रॉक शेल्टर्स सच एज वन सोन हियर, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है केव्स, गुफाएं, या रॉक शेल्टर यानी चट्टानों में बने हुए शेल्टर, शेड्स कहा जाता है, सच एज वन सोन हियर, जो कि यहाँ पर हमें दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड पीपल चूज देयर नेचुरल केव्स बिकॉज, और लोग क्या होते थे? प्राकृतिक गुफाओं को चुनते थे क्योंकि दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। ओके, क्योंकि उनको वहाँ पर वर्षा, धूप, गर्मी और हवाओं से प्रोटेक्शन मिलती थी, शेल्टर मिलता था, ओके, आश्रय मिलता था इनके खिलाफ। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेट्यू, और जो नेचुरल केव्स मिली स्टूडेंट्स और जो रॉक शेल्टर्स मिले थे, ये ज्यादातर विंध्य में और डेक्कन पठार में मिले, दक्कन पठार में प्राप्त हुए। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जो ये रॉक्स थी, रॉक शेल्टर्स मिले थे, ये नर्मदा घाटी के बहुत ही निकट था। सो कैन यू थिंक ऑफ व्हाई पीपल चूज टू लिव हियर? तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्यों लोग यहाँ पर रहना पसंद करते थे? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज दे नीड वाटर इन एवरी वर्क। ओके, सो दे ऑलवेज यूजुअली प्रेफर टू लिव नियर द रिवर्स और नियर द वाटर बॉडीज। ऑल राइट, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, sites. Here we will read about the sites, and here we will means of site is पुरास्थल, means कि ऐसी sites जहाँ पर पुरातत्वविदों को कई प्रमाण मिले जिनसे वे आरंभिक मानव के बारे में और हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे। ओके, सो व्हाट्स द साइट्स? हियर साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। ओके, तो स्टूडेंट्स पुरास्थल क्या है, साइट्स क्या हैं, पुरास्थल्स क्या हैं? ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बची रहती हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं बहुत सारी चीज़ों के। अब वे चीज़ें, वे वस्तुएं क्या हैं? टूल्स हैं, औजार,
पॉट्स बर्तन, बिल्डिंग्स इमारतें एक्सेट्रा आदि वर फाउंड पाई जाते हैं। तो पुरास्थल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के रिमेन्स मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। ओके, दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। अब ये जो होते हैं, ये जो अवशेष मिलते हैं, ये लोगों के द्वारा बच जाते हैं, उनके यूज करने के बाद बन जाते हैं। मीन्स कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, अपनी उस काम की हेल्प के लिए, जो वो काम करते थे उसकी हेल्प के लिए इन चीज़ों का निर्माण किया था। और बाद में वे उसको छोड़कर वहीं पर बिहाइंड बाय पीपल, बाद में वे उन चीज़ों को छोड़कर चले गए जो पुरातत्व विदों को मिल गए और पूरा स्थलों से मिले। ओके, दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये उन्हें कहाँ पर मिले? पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सरफेस पर मिले। ब्यूरिड अंडर द अर्थ, जो कि अंडर द अर्थ, पृथ्वी के नीचे दफन थे। और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कभी कभी तो ये पानी के नीचे भी, या नदी या समुद्र तल पर भी प्राप्त हुए। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। अब आप इसके बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज साइट्स? ओके, तो यहाँ पर हम साइट का अर्थ रखेंगे पुरा स्थल को, और पुरा स्थल क्या होते हैं? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। ओके, तो पुरा स्थल क्या है? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग स्टोन टूल्स। ओके, पत्थरों के औजारों का निर्माण, कैसे पत्थरों के औजार बने? स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स। ओके, अब जो ये पत्थरों के औजार थे स्टूडेंट्स, ये शायद 2 अलग अलग तकनीकी के द्वारा, 2 अलग अलग ढंग से बनाए गए। अब वे अलग अलग ढंग क्या थे स्टूडेंट्स? वी विल रीड हियर। नंबर 1, द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। तो पहला जो था वो तो पत्थर के ऊपर पत्थर बनाना, ठीक है? तो पत्थर के ऊपर पत्थर बनाते थे, मीन्स कि पत्थर के ऊपर ही उसका डिज़ाइन या उसका पैटर्न वो करते थे। हेयर द पेबल्स फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड एंड ऑल्सो कॉल्ड द कोर वॉज हेल्ड इन वन हैंड। ओके, तो स्टूडेंट्स, हेयर द पेबल्स, अब यहाँ पर देखो कई पेबल्स भी दिखाए गए थे, हमने देखे थे यहाँ पर पेबल्स बनाए गए थे। तो पेबल्स मीन्स होते हैं जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, ठीक है? तो वे ऐसे औजार थे जो कि खुद ही बनते थे, जिसको ऑल्सो कॉल्ड द कोर भी कहा जाता था। वॉच हेल्ड इन वन हैंड, जिसे एक ही हाथ में पकड़ा जाता था। अनदर स्टोन जो दूसरा पत्थर था, विच वॉज यूज्ड एज अ हैमर, उस पत्थर को हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। एज यू कैन सी दिस पिक्चर। ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी, देखिए एक हाथ में इसने पत्थर पकड़ा है और दूसरे हाथ पर भी इसने पत्थर पकड़ा है, और वो पत्थर हैमर का काम कर रहा है, ये वाला पत्थर हथौड़े का काम कर रहा है, और इस हथौड़े से ये इस पत्थर को शेप दे रहा है, पैटर्न दे रहा है। ओके, दैट्स वाई इसे क्या कहा जाता है? द स्टोन ऑन स्टोन कहा जाता है, कि पत्थर के ऊपर पत्थर से ही उस औजार का निर्माण करना। ओके, the second stone was used to strike off flakes from the first till the required shape was obtained. Okay, so students, strike off means किसी वस्तु को to deposit clearly and exactly, किसी वस्तु को तोड़कर या काट के उसको आकार देना, ठीक है? तो जो दूसरा पत्थर था उस पर क्या किया जाता था? पहले पत्थर के द्वारा उस पर आकार दिया जाता था। till the required shape was obtained, तब तक जब तक कि जो शेप उनको चाहिए, जैसे यहाँ पर शार्प शेप चाहिए, नुकीली शेप चाहिए, ये जब तक नहीं बन जाती। ओके, अब सेकंड कैसे स्टोन टूल्स बनाए जाते थे स्टूडेंट्स? वी विल सी इन दिस सेकंड पैरा। प्रेशर फ्लैकिंग। ओके, तो मतलब प्रेशर देना, ठीक है? प्रेशर देकर उसको बनाया जाता था, दबाव से दबाव देना। अब वो कैसे दबाव दिया जाता था? हेयर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ फॉर्म सरफेस, एक कठोर सतह पर पत्थर को रखा जाता था। द हैमर स्टोन वॉज यूज्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लेक्स। ओके,
फ्लेक्स मीन्स जो वस्तु का पहला पत्थर का टुकड़ा होता है, दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। तो यहाँ पर प्रेशर करके, जैसे हम लोग अभी भी कोई चीज़ को किसी हथौड़े से या किसी पत्थर से तोड़ते हैं और तोड़ के उसके 2 भाग में 3 भाग में डिवाइड करते हैं या फिर उसको शेप देते थे, तो यह प्रेशर फ्लैकिंग था। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता था, जो हैमर स्टोन होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था पीस ऑफ बोन में। ठीक है, कोई हड्डी के टुकड़े को अगर शेप देना होता था या पत्थर के टुकड़े को शेप देना पड़ता था तो उसको दबाया जाता था, प्लेस्ड ऑन किया जाता था द कोर, उसको बीच में, टू रिमूव फ्लेक्स, ताकि उसके जो फ्लेक्स होते थे, जो पतले टुकड़े होते थे, उसको हटाने के लिए। दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स, और उन पतले टुकड़ों को हटाकर मार मार के दबाकर उस पतले टुकड़ों को हटाकर उसमें आकृति या आकार दिया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग की खोज। कैसे आग की खोज आरंभिक मानव को हुई? ठीक है, सो मैप 2, फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाओं को ढूंढो। हेयर वी विल सी मैप 2, मैप 2 इज हेयर ऑन पेज नंबर 14। अब यहाँ पर हम कुरनूल केव्स को ढूंढेंगे। एज यू कैन सी इट्स अ ट्राइंगल, इंडिकेशन ऑफ कुरनूल केव्स। देखिए यहाँ पर हम कुरनूल केव्स दिखाएंगे जिसके आगे रेड कलर का ट्राइंगल बना हुआ है कुरनूल केव्स में। इट्स अ कुरनूल केव्स। ओके, तो अब अगर हम कुरनूल केव्स में मानचित्र को ढूंढेंगे तो यहाँ पर ओके सदर्न पार्ट पे, इंडिया के सदर्न पार्ट पे कुरनूल केव्स थी जो हमने देखा। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर। ऐश मीन्स राख। ओके, तो यहाँ पर राख के ट्रेसेस मिले यानी अवशेष प्राप्त हुए कुरनूल केव्स में। दिस सजेस्ट, तो यह बताता है दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो राख के अवशेष मिलने से यह हमें बताता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, आग का प्रयोग करना सीख गए थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, और वे आग का इस्तेमाल कई चीजों के लिए करते थे, जैसे कि एज अ सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के लिए। ओके, प्रकाश के लिए करते थे। एंड सेकेंड इज टू रोस्ट मीट, और मीट को रोस्ट करने के लिए, भूनने के लिए, मांस को भूनने के लिए। एंड टू स्केयर अवे एनिमल, स्केयर मीन्स भगाना, डर। ठीक है, तो जानवरों को भगाने के लिए भी वे क्या करते थे, आग का इस्तेमाल करते थे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइज फ्रॉम दिस पैरा, व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे। आज हम आग का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो स्टूडेंट्स, अगर हम जनरली आज प्रेजेंट डे की बात करें तो आज हम आग का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? ठंड से बचने के लिए। तो सर्दियों में, विंटर्स में हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं, उससे हम सर्दी को दूर भगाते हैं। ओके, और इंटीरियर एरियाज में, विलेज में आग का इस्तेमाल अभी कुकिंग के लिए भी किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अ चेंजिंग मूवमेंट। ओके, मतलब एक बदलाव, हमारे पर्यावरण में या हमारी जलवायु में क्या बदलाव आया, अब हम उसे यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, सो अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 वर्ष पहले, लगभग 12,000 वर्ष पहले, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। ओके, तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जलवायु में बड़े मेजर चेंजेस आए, बड़े परिवर्तन आए। और क्या होने लगा, धीरे धीरे विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, और धीरे धीरे वार्म कंडीशन यानी गर्माहट बढ़ने लगी, गर्मी बढ़ने लगी। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, और इसके परिणाम स्वरूप, ग्रासलैंड मीन्स घास वाले मैदान, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे। दिस इन टर्न, ओके, और इससे क्या हुआ, लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, sheep and cattle, example animals that survived on grass। अब जैसे जैसे घास के मैदान इंक्रीज होने लगे तो वैसे वैसे क्या बढ़ने लगे, देखिए, डियर, हिरन, एंटीलोप, बारहसिंगा, ओके, गोट से बकरी, भेड़, एंड कैटल, मवेशी की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि इनको घास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब घास के मैदान बढ़े तो ये इन मवेशियों की संख्या भी बढ़ने लगी। एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, क्योंकि ये ऐसे जानवर थे, डियर, एंटीलोप, गोट, शेप, कैटल, जो कि सर्वाइव कर सकते थे घास से, जिनको घास की आवश्यकता होती थी अपना जीवन चलाने के लिए, खाना खाने के लिए। ओके, दोज हु हंटेड
दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम। अब वे लोग जो इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी अब इनको फॉलो करने लगे, इनके पीछे आने लगे। एंड लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, और वे इनके खाने पीने की आदतें, फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। एंड ब्रीडिंग सीजन्स मीन कि इनके प्रजनन के समय, ओके, इनके प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग about herding and rearing these animals themselves. Okay, so it is likely that this helped people to start. अब ये कैसा होने लगा? ये ऐसे होने लगा कि हो सकता था तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी आवश्यकता के अनुसार, ओके, अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे कि हम इनको रेयर करें, ओके। एंड साथ ही साथ इसके साथ वे क्या करने लगे, मछली भी, फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट दैट टाइम, और मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत उस समय बन गई। इन जानवरों के साथ साथ मछली पालन या मछली पकड़ना भी इनके लिए महत्वपूर्ण हो गया, इनके लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। ओके, दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स बेयरिंग ग्रासेस, और यह वह समय भी था जब क्या हुआ, अनेकों अनाज, घास वाले अनाज क्या होने लगे, उगने लगे, जिनमें कि वीट शामिल था, गेहूं, जौ एंड बार्ले, जौ एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उपमहाद्वीप के अनेकों भागों में प्राकृतिक रूप से वीट, बार्ले, राइस आदि घासें भी उगने लगी जो अनाज देती थी। ओके, एंड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड, और उस समय महिला, पुरुष और बच्चे भी इन अनाज को भोजन के रूप में रखने लगे, जमा करने लगे। एंड लर्न, और उन्होंने सीखा, वेयर दे ग्रू, कि कहाँ पर ये अनाज हो रहे हैं, कहाँ पर ये ऐसी घासें उग रही हैं जो कि ग्रेन्स देती हैं। एंड व्हेन दे राइपन्ड, और वे कब, राइपन मीन्स पकना, और वे कब पकती हैं, तो वे इन चीज़ों पर विचार करने लगे, उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, और यही सारी चीज़ों ने उनको यह सोचने पर मजबूर किया, उनको यह सोचने दिया कि वे ग्रोइंग प्लांट्स कर सकें, अपने आप ही वे अनाज उगा सकें, जिससे कि उन्हें एक जगह पर रहकर भोजन और भरण पोषण उनका हो सके। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे क्लास इज ओवर नाउ। टुमारो आई विल बी बैक विथ अनदर topics. Okay students, so I will be back tomorrow. Till then, bye bye, take care, have a nice day.